हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत है आपका स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण क्लास में। तो आपका जो स्टैटिक जीके चल रहा है उसके अंतर्गत मैं आपको महत्वपूर्ण जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं उसको करा रहा हूं। तो आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप देखोगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं क्वेश्चन, जो संभावित क्वेश्चन होते हैं वो आपके सारे क्वेश्चन के अंतर्गत रखा गया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? बंदीपुर अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, पेरियार अभ्यारण्य या मानस अभ्यारण्य? तो जंगली हाथियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? तो आप देखोगे तो ये जो आपका पेरियार है, पेरियार जो ये आपका उद्यान है, पेरियार जो आपका राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ये जाना जाता है जंगली हाथियों के लिए। और ये आप देखोगे पेरियार, तो ये केरल के अंदर पड़ता है। केरल के अंदर, केरल राज्य के अंदर ये आपका अभ्यारण्य है और हाथियों के लिए जाना जाता है, जंगली हाथियों के लिए। पूरे भारत में ये फेमस है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है हाथियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है, तो पेरियार अभ्यारण्य जो केरल के अंदर स्थित है, ये जंगली हाथियों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? रावी नदी, बेतवा नदी, झेलम नदी, चिनाव नदी? तो आप देखोगे माता टीला जो बांध है, माता टीला बांध, ये किस नदी पर स्थित है? तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी पर माता टीला बांध। बेतवा नदी आप देखोगे तो ये आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर जो है प्रवाहित होती है, बहती है बेतवा नदी। और इसी पर बनाया गया हमारा माता टीला बांध। ठीक है, तो जब भी पूछा जाता है माता टीला बांध के बारे में तो बेतवा नदी पर स्थित है माता टीला बांध। और ये आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों जो है प्रदेशों में बहने वाली नदी है बेतवा नदी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, भारत की सबसे बड़ी लैगून निर्मित झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून निर्मित झील कौन सी है? पुलिकट झील, लोकटक झील, सांभर झील या चिल्का झील? तो जो सबसे बड़ी लैगून निर्मित झील है वो कौन सी? आपकी चिल्का झील है। चिल्का झील को एशिया की सबसे बड़ी लैगून निर्मित झील कहा जाता है और भारत की सबसे बड़ी लैगून निर्मित झील तो है ही। और अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तब भी चिल्का ही झील है। तब भी चिल्का झील को ही कहा जाता है भारत की सबसे बड़ी झील। और लैगून निर्मित झील पूछी जाए सबसे बड़ी कौन सी है, तब भी चिल्का झील है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा में। ये झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है चिल्का झील। ठीक है, और लैगून झील उसको कहा जाता है, जैसे आप देखोगे ये समुद्र तट हो गया, समुद्र तट के हमने कहा इस प्रकार से धीरे धीरे कटाव करते करते कुछ भाग जो है पानी का, ये पृथ्वी की क्या कहते हैं, धरातल की सतह में इस तरह से जैसे रास्ता बनाता जाता है और ये धरातल की सतह में एक झील बन जाती है, उसको कहा जाता है लैगून निर्मित झील। ठीक है, कहाँ पे है चिल्का झील? उड़ीसा के अंदर है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, साइमन कमीशन भारत के किस वर्ष आया? साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1930 में, 1928 में, 1925 में, 1919 में? तो साइमन कमीशन कब आता है भारत? तो साइमन कमीशन आता है 1928 में। भारत में कब आया साइमन कमीशन? 1928 में। 1927 में भेजा जाता है इंग्लैंड से और भारत पहुंचता है 1928 में साइमन कमीशन। और इसी को कहा जाता है साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का नारा लगाया जाता है भारतीयों के द्वारा, क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं होता। इस कमीशन के अंदर किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था और ये 3 सदस्य था। ये जो साइमन कमीशन था कितनी सदस्य था? 3 सदस्य कमीशन था। 3 लोग इसमें आए थे। आप देखोगे इसके अंदर 3 लोग थे। तो 3 लोग कौन कौन से थे? तो आप देखो थे 3 सदस्य कौन 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 इसके अंदर शामिल किए गए थे। तो एक आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। बाकी जो है कुछ 2 अन्य सदस्य थे। ठीक है, तो क्रिप्स प्रस्ताव भी आया था ना, तो क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में और अन्य चीज़ें हैं। तो साइमन कमीशन ये जो है भारत आता है कब? 1928 में, 1928 के अंदर। ठीक, थोड़ा सा फैक्ट गलत हो जाता, अभी हम इसके बारे में बताते। तो ये साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1928 में, इतना याद रखिएगा।
साइमन गो बैक का नारा लगाएगा इसके लिए। अगला है, चीन में कौन सी मुद्रा चलती है? चीन में कौन सी मुद्रा चलती है? डॉग, एन, नुगल ट्रम, रिनमिबी। तो चीन में जो मुद्रा चलती है उसका नाम क्या है? कौन सी करेंसी चीन के अंदर चलती है? तो चीन के अंदर जो करेंसी चलती है उसका क्या नाम है? ऑप्शन डी है हमारा रिनमिनबी। रिनमिनबी जो है ये चाइना की जो है करेंसी है। चाइना की मुद्रा का नाम क्या है? रिनमिनबी है। ठीक है, यही करेंसी जो है चाइना के अंदर चलता है, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है। अगला है, निम्न में सीरिया की मुद्रा क्या है? सीरिया की मुद्रा का क्या नाम है? पाउंड, दिनार, डॉलर, रियाल। तो जो सीरिया की मुद्रा है, सीरिया की मुद्रा का क्या नाम है? पाउंड है या दिनार है या डॉलर है या रियाल है? तो सीरिया की मुद्रा का नाम जो है वो कौन सा है? तो सीरिया की मुद्रा आपकी दिनार है। सीरिया की मुद्रा का नाम क्या है? दिनार है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? आगा खान कप फुटबॉल से संबंधित है, उबेर कप गोल्फ से संबंधित है, डूरंड कप हॉकी से संबंधित है, राइडर कप बैडमिंटन से संबंधित है। कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? बाकी सारे गलत होंगे। तो इसमें कौन सा सुमेलित है? आगा खान कप जो है ये हॉकी से है। किससे? हॉकी से। हॉकी से है। उबेर कप आपका बैडमिंटन से है। बैडमिंटन, ठीक है। उबेर कप बैडमिंटन से है। और जो आपका डूरंड कप है, डूरंड कप आपका फुटबॉल से है। फुटबॉल, डूरंड कप फुटबॉल से है। और राइडर कप आपका जो है ये गोल्फ से है। गोल्फ से है राइडर कप। ठीक है, तो कोई सुमेल इसमें नहीं है, कोई भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, सारे सुमेल इसमें जो है गलत दिए हैं। तो आगा खान कप का संबंध हॉकी से है, उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है, डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है, और राइडर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से है। ठीक है, तो कोई सुमेलित इसमें नहीं है, सारे सुमेल जो है इसमें गलत हैं। तो ये जो मैंने सुमेलित किया है ये सारे इसके सुमेल सही है। याद रखिएगा, आगा खान कप हॉकी से, उबेर कप बैडमिंटन से, डूरंड कप फुटबॉल से, और राइडर कप जो है इसका संबंध गोल्फ से है। नेक्स्ट है, पपेटी किस धर्म का प्रमुख त्योहार है? पपेटी किस धर्म का प्रमुख त्योहार है? जैनों का, पारसियों का, यहूदियों का, बौद्धों का? पपेटी जो त्योहार है ये किस धर्म का प्रमुख त्योहार है? तो पपेटी त्योहार ये किसका है? ये है यहूदियों का। पपेटी त्योहार किसका है? यहूदियों का है। यहूदियों का है पपेटी त्योहार। और इनका जो नया साल होता है उसको पपेटी उत्सव के रूप में मनाया जाता है यहूदियों का। ठीक है, तो यहूदियों का त्यौहार कौन सा है? पपेटी। और ये नया साल के उत्सव के रूप में मनाया जाता है पपेटी त्यौहार को। नेक्स्ट है, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? महामंडल, कोरोना या क्रीट, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल। तो सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? सूर्य के बाह्यतम परत को कोरोना या क्रीट कहा जाता है। कोरोना, या इसको क्या कहते हैं? इसको क्रीट कहते हैं सूर्य के बाह्यतम परत को। तो सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? कोरोना या क्रीट। जो जब सूर्य ग्रहण होता है उस समय दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला उसको कहा जाता है। उसके सूर्य का जो छल्ला बाहरी बाहरी दिखाई देता है उसको कोरोना या उसी को क्रीट कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्रग्रह है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्रग्रह कौन सा है? तो जो सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्रग्रह है कौन सा है? बेस्टा, जूनो, प्लास या साइरस? तो सर्वप्रथम खोजा गया ग्रह आपका कौन सा है? साइरस नहीं, इसको सीरस कहते हैं, सेरस कहते हैं इसको, सेरस।
ठीक है, सेरस। तो सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह का नाम सेरस है, तो सेरस इसका जो है सही विकल्प है। तो सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरस है। नेक्स्ट है हमारा, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? हरित बाली रोग, हरित बाली रोग किस फसल में होता है? तो आप देखोगे हरित बाली रोग जो होता है वो सरसों के अंदर होता है, धान के अंदर या बाजरा के अंदर या मूंगफली के अंदर। हरित बाली रोग होता है आपके बाजरा में, बाजरा में होने वाला रोग है हरित बाली। जो बाजरा बाजरा की बालियां होती हैं वो हमने कहा पूरी तरह से वो परिपक्व ना होकर वह हरे रंग की हो जाती हैं, इसीलिए उसको हरित बाली रोग कहा जाता है। ठीक है, या उसको झाड़ू रोग भी कहते हैं। बाजरा के अंदर हमने कहा जो बालियां होती हैं पूरी तरह से मैच्योर ना होके वो हरे रंग की हो जाती हैं, और हमने कहा उसको झाड़ू रोग या हरित बाली रोग कहा जाता है। तो हरित बाली रोग कहाँ होता है? बाजरा फसल के अंदर होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे जो आपका ग्रीन एयर रोग है ये भी बाजरा में होता है, कवक की कमी से होता है। ठीक है, और उसके बाद जो ब्लास्ट रोग होता है, तो ब्लास्ट रोग, कंडुआ रोग, ग्रीन एयर रोग, ब्लास्ट रोग, कंडुआ रोग, ये तीनों रोग जो है बाजरा में होता है, बाजरा के अंदर होने वाले रोग हैं। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन इस बार जो हुआ वो कहाँ पे हुआ? बंगलुरु के अंदर, जयपुर के अंदर, हैदराबाद के अंदर या कोलकाता के अंदर। तो ये जो इस बार का अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन हुआ ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ आपके बंगलुरु के अंदर। ठीक है, बंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था इस बार। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला है हमारा, किस राज्य ने नील गाय को मारने की मंजूरी प्रदान की है? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। किस राज्य ने नील गाय को मारने की मंजूरी प्रदान की है? नील गाय को मार सकते हैं क्योंकि नील गाय को मारना अभी तक जो है वो अपराध था। तो ये जो नील गाय को मारने की मंजूरी कहाँ पर दी गई है? तो ये मारने की मंजूरी हरियाणा सरकार ने दी है, नील गाय को मारने की मंजूरी, क्योंकि वहाँ पर जो है जो खेती है उसको जो है ये बहुत ज़्यादा तहस नहस कर रहे हैं, इसलिए जो है हरियाणा सरकार ने नील गाय को मारने की मंजूरी प्रदान की है हरियाणा में। ठीक है, कुछ शर्तों के साथ। नेक्स्ट हमारा, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, किसी देश का आर्थिक विकास किस बात पर निर्भर करता है? ये पूछा गया है। तो किसी देश का आर्थिक विकास जो निर्भर करता है पूंजी निर्माण पर, प्राकृतिक संसाधन पर, बाजार का आकार पर या उपयुक्त सभी पर। तो किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है कि वहाँ पर पूंजी का आकार कैसा है, प्राकृतिक संसाधन कैसे हैं वहाँ पर, बाजार का आकार कितना बड़ा वहाँ पर। ये तीनों शर्तों पर जो है निर्भर करता है आर्थिक विकास किसी देश का। तो पूंजी का निर्माण भी होना चाहिए अच्छा, प्राकृतिक संसाधन भी वहाँ अच्छे होने चाहिए, बाकी बाजार का आकार भी जो है बड़ा होना चाहिए, वह जो है उस देश के अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो सही विकल्प कौन सा होगा हमारा? उपरयुक्त सभी, तीनों शर्तें होनी चाहिए किसी भी देश के आर्थिक विकास को जो हमने कहा अगर आगे जाना है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किंग मेकर के नाम से किसे जाना जाता है? किंग मेकर के नाम से किसे जाना जाता है, किसे किंग मेकर कहा जाता है? सैयद बंधुओं को, जहादर शाह को, रफ़ीउद्दौला को, फर्रुख कसियर को। तो जो किंग मेकर कहा जाता है वो सैयद बंधुओं को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सैयद बंधुओं को। ये जो सैयद वंश था, और सैयद वंश में जो सारे शासक हुआ करते थे, शासक या हम ये खुद शासन नहीं करते थे, ये जो है किसी ना किसी को शासक बनाते थे, इसीलिए इनको किंग मेकर कहा जाता है। ठीक है, खुद ये जो है शासन नहीं करते थे, और लेकिन ये जो है किसी किसको सत्ता मिलेगी ये इसका निर्धारण करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती थी, इसीलिए इनको किंग मेकर कहा गया सैयद बंधुओं को। ठीक है, तो इतिहास में आप देखोगे मध्यकालीन इतिहास में सैयद बंधुओं को किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा, रेड डाटा बुक उन प्रजातियों के बारे में जानकारी देता है
जो जिनकी संख्या कम है, खतरनाक है, संकटापन्न है या जो है लुप्त हैं। तो रेड डाटा बुक किन प्रजातियों की जानकारी देता है? तो जो देखिए जो लुप्त है उनकी नहीं, जो संकटापन्न है उनके बारे में हमने कहा जानकारी देता है रेड डाटा बुक। संकटापन्न लुप्त नहीं हो चुके हैं, हमने कहा जो संकटापन्न है, जो लुप्त प्राय हैं, जो कगार पे हैं, लुप्त होने के कगार पे हैं, उनके बारे में रेड डाटा बुक जो है जानकारी देता है। ठीक है, अगला है पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। अजैव अवयव कौन से इसमें? ठीक है, वनस्पति, वायु, जानवर, सभी। अजैव अवयव का जैव और अजैव, पर्यावरण के अंदर दो घटक होते हैं, एक जैव होते हैं, एक अजैव होते हैं। तो इसमें से अजैव कौन से हैं? अजैव के उदाहरण कौन से हैं? तो आप जानते हैं वनस्पति जो है ये जैव का उदाहरण है, जैव का उदाहरण है वनस्पति। वायु जो है ये अजैव का उदाहरण है, अजैव का उदाहरण है। और जानवर जो है ये जैव का उदाहरण है, जैव का उदाहरण है। तो इसमें से अजैव कौन सा होगा? अजैव हमारा वायु होगा। वायु जो है अजैव घटक का उदाहरण है पर्यावरण के अंदर। बाकी वनस्पति जैव का उदाहरण है और जानवर भी हमारे सारे जैव के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। नेक्स्ट हमारा गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? औरंगजेब की, शाहजहां की, हुमायूं की, बाबर की। तो गुलबदन बेगम जो थी किसकी पुत्री थी? तो आप देखोगे गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, बाबर की पुत्री, बाबर की पुत्री और हुमायूं की सिस्टर, हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम हुमायूं की पुत्री थी, वो क्या कहते हैं हुमायूं की बहन थी और बाबर की जो है पुत्री थी गुलबदन बेगम। तो सही विकल्प होगा हमारा डी, बाबर की। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय जनता पार्टी जो है कब बनी थी या इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछा गया है। तो 1984 में, 2012 में, 1992 में, 1980 में। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना होती है 1980 में होती है। बीजेपी जो है इसको हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, इसकी स्थापना कब होती है? 1980 में होती है। 1992 में देखेंगे तो जो सपा है, सपा पार्टी की स्थापना 1992 में होती है। बाकी जो बसपा है, जो भारतीय जनता वो क्या कहते हैं जो बसपा कहलाती है, बहुजन समाज पार्टी, बसपा बहुजन समाज पार्टी, उसकी स्थापना 1984 में हुई है। बाकी आप देखोगे सपा की स्थापना जो हुई है ये 1992 में हुई है और भाजपा की स्थापना जिसको हम बीजेपी कहते हैं, बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस तिथि किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जनवरी को, 26 जनवरी को, 24 जनवरी को, 25 जनवरी को। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार करना, व्यवसाय करना, पशुपालन करना, कृषि करना। तो ऋग वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था कौन सा था? वो था पशुपालन करना। ऋग वैदिक आर्य जो है पशुपालन करते थे व्यवसाय के रूप में, मुख्य व्यवसाय उनका पशुपालन ही था। जैसे गाय, बैल, भैंस और घोड़ा, ये जो है ऋग वैदिक आर्यों के लोग पालते थे। ठीक है, प्रथम विधि निर्माता किसे कहा जाता है? प्रथम विधि निर्माता किसको कहा जाता है? तो आप देखोगे जो प्रथम विधि निर्माता है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है या चंद्रगुप्त को कहा जाता है, चाणक्य को कहा जाता है या मनु को कहा जाता है? तो प्रथम विधि निर्माता जो कहा जाता है वो मनु को कहा जाता है, मनु को। ठीक है, तो प्रथम विधि निर्माता किसको कहते हैं? मनु को कहते हैं।
अगला है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया इस वर्ष? निहोन हिंडांको को, हांगकांग को, जेम्स रॉबिन्सन को, मिशेल सिल्विया को। तो इस बार का जो साहित्य का नोबेल प्रदान किया गया है वो किसको प्रदान किया गया है? हांगकांग को प्रदान किया गया है। दक्षिण कोरिया की महिला हांगकांग, और इनको जो है इस बार साहित्य का नोबेल दिया गया है इनकी जो गद्य रचना है उसके लिए। ठीक है, तो जीवन के हमने कहा कुछ अनछुए तत्वों को जो है ये उभारने के लिए इनकी रचनाएं जो गद्यात्मक रचना है उसके लिए हांगकांग को साहित्य का नोबेल इस बार प्रदान किया गया। ये दक्षिण कोरिया की महिला है। अगला है, ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? आर्कटिक वृत्त, विषुवत वृत्त, मकर वृत्त या कर्क वृत्त? तो आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से एक आपकी अक्षांश रेखा गुजरती है, वो मात्र कौन सी है? वो आपकी मकर रेखा है, मकर रेखा। ठीक, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरने वाली रेखा जो है आपकी मकर रेखा है। हैजा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र, आंत, फेफड़ा, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, या जो है क्या प्रभावित होता है हैजा से? तो हैजा से शरीर का जो है आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है? वो आपकी आंत प्रभावित होती है। हैजा जब व्यक्ति को होता है तो वो आंत प्रभावित होती है और दस्त वगैरह इसमें होता है। तो हैजा से शरीर कौन सा अंग प्रभावित होगा? आंत। और ये जो आपका बैक्टीरिया होता है वो विब्रियो कॉलेरी होता है। विब्रियो कॉलेरी, ये बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरी, और विब्रियो कॉलेरी जो बैक्टीरिया होता है इसी से आपकी आंत प्रभावित होती है। ठीक है, तो आज के जो महत्वपूर्ण आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे, जीके और जीएस दोनों क्वेश्चन इसमें समाहित किए गए थे और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और रिपीटेड क्वेश्चन थे, और जो संभावित होते हैं उसको मैंने इसके अंतर्गत रखा हुआ था, जो रेलवे ग्रुप डी के अंदर या एनटीपीसी के अंदर पूछे जाएंगे उन सारे क्वेश्चनों के बारे में हमने आज बात किया है। तो पूरा क्लास देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।